आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं PACT 6। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। ये कह रहे हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड ऑफ मास m लेंथ l about an axis perpendicular to the length of the rod and passing through a point equidistant from midpoint and one end। सेंटर से और एंड से बीचों बीच एक पॉइंट है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना। मतलब यहाँ से l/4 डिस्टेंस हो गया, क्योंकि l/2 है तो दोनों से बराबर पॉइंट हो गया l/4 डिस्टेंस पे, करेक्ट है। अब बेटा IC प्लस md², IC क्या होगा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहता है ml²/12 और इसके अबाउट ml²/12 प्लस ml/4² दैट इज ml²/16 कर लेंगे। यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें 48, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करें 48, 7 ml²/48, 7 ml²/48। अनंत समझ में है। नेक्स्ट कह रहे हैं इफ द स्ट्रेन इन वायर इज नॉट मोर देन 10⁻³ y is 4 × 10⁻11, diameter of wire is 1 mm, then the maximum weight that can be hanged from the wire। बेटा मैक्सिमम वेट मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस और मैक्सिमम स्ट्रेन में रिलेशन बताना है। तो बेटा स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, सही बात है। और स्ट्रेस क्या है बेटा, टेंशन पर यूनिट एरिया, टेंशन अपॉन πr²। रेडियस क्या दे रखा है, डायमीटर 1 mm, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 mm, 0.5 mm, 0.5 × 10⁻³ दैट इज 5 × 10⁻⁴, तो 25 × 10⁻⁸ स्क्वायर πr²। क्या ये बात समझ में आ गई। टेंशन पर यूनिट एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। क्या ये बात समझ में आई नहीं आई, इतनी कैलकुलेशन कर लेंगे ना और ले यार। इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, वो दे रखा है 4 × 10⁻11 इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन कितना है बेटा 10⁻⁻3, तो ये 10⁻8 बन जाएगा। तो ये 10⁻8 पूरा उड़ गया। 25 4 100, 100 पाई इज द आंसर। तो टेंशन क्या आ रही है 100 पाई। इससे ज़्यादा टेंशन बढ़ाओगे तो स्ट्रेन 10⁻³ से ज़्यादा हो जाएगा, और इससे ज़्यादा तो करनी नहीं है हमको, स्ट्रेन कह रहे हैं क्वेश्चन में। तो टेंशन क्या आ गई 100 पाई, 100 पाई मतलब 314। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं ए की रीडिंग थी 4 किलोग्राम, बी की थी 6 किलोग्राम। ए को हमने ब्लॉक को उसके ऊपर डिप कर दिया, बी यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, इसके ऊपर एक कंटेनर है। आपने क्या किया, आपने ब्लॉक को क्या किया, पानी के अंदर लेके आ रहे हो। जब आप ब्लॉक को पानी के अंदर लेके आओगे तो क्या आप ये बात सोच सकते हो पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, हाँ ना बोले। और पानी का लेवल ऊपर अगर आ गया तो प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया से रीडिंग बढ़ जाएगी। तो यहाँ रीडिंग 6 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाएगी और इस पे बॉइंट फोर्स आ जाएगा ऊपर को, तो इसकी रीडिंग कम हो जाएगी। तो ए की रीडिंग जो है वो 4 किलोग्राम से कम हो जाएगी और बी की जो है वो 6 किलोग्राम से ज़्यादा होगी, हाँ ना बोले। तो ये हो गया 48 क्वेश्चन। ये भी एक आसान क्वेश्चन था। आर रेडियस का बबल बनाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वो W करना पड़ रहा है। तो 4R रेडियस का बबल बनाने में वर्क क्या होगा बेटा, वर्क डन क्या होता है T∆A। क्या होता है बेटा, यहाँ तो बबल बनाना है तो पहले तो ड्रॉप है, ड्रॉप का एरिया तो नेग्लिजिबल। बबल का एरिया बेटा क्या हो जाएगा बेटा, पहले 4πr² एरिया बनाना था, 4πr² बोलना चाहिए 8πr², क्योंकि दो सरफेस होते हैं। सरफेस टेंशन में बेटा यहाँ पे दो तरफ सरफेस टेंशन आएंगी, तो यहाँ पर बेटा एरिया क्या आ जाएगा 8πr²। क्या आ जाएगा एरिया 8π। अब अगर 4R रेडियस का बनाना है, कितने रेडियस का, तो बेटा यहाँ क्या आ जाएगा 8π4R², 8π। तो बेटा अगर इसको फुलाने में W वर्क हो तो इसको फुलाने में क्या वर्क हो जाएगा 16W। क्या ये बात समझ में आ गई है, पक्का आ गई है। अरे रेडियस को 4 टाइम्स कर दी तो एरिया को क्या कर दिया 16 टाइम्स। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, नहीं आया समझ में। R रेडियस का अगर बबल फुलाने में वर्क W हो रहा है तो 4R रेडियस का बबल फुलाने में वर्क क्या है 16W। अगला क्वेश्चन ये ऐसा है, यहाँ पे एक डिस्क लगी हुई है और यहाँ पे भी एक डिस्क लगी हुई है और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। लैंग्वेज पढ़ें और फोटो देखें तो फिर फोटो समझ में आ जाएगी कि फोटो क्या कहना चाह रही है ना। थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छी नहीं है जैसे यहाँ पर, लेकिन फोटो और लैंग्वेज मिला के शायद समझ में आ जा रहा है। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट होता है mr²/2 और डायमीटर के अबाउट क्या होता है mr²/4। तो इसका mr² by 4 है, इसका mr² by 4 है इसके अबाउट, लेकिन इसके अबाउट बताना है इस एक्सिस के अबाउट।
तो इस एक्सिस के अबाउट क्या है, एम आर स्क्वायर बाय 4 प्लस एम आर स्क्वायर 5/4 एम आर स्क्वायर। ये तो हो गया एक डिस्क का, ओ सॉरी हाँ दो डिस्क का क्या है 5/4 एम आर स्क्वायर, इसका भी 5/4 एम आर स्क्वायर, दो बार ले लिया तो ये हो गया 5/2 एम आर स्क्वायर। और ये वाले डिस्क का तो ये तो इसी एक्सिस के अबाउट ही है, तो इसका तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो 1 + 5/2 क्या हो जाएगा बेटा 3 एम आर स्क्वायर। क्या देगा बेटा, अरे कोई तो हाँ ना बोले यार, नहीं समझ में आया क्या यार वैभव। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन क्या है बेटा, कह रहे कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड्स एंड गैसेस। गैसेस और लिक्विड्स में बेटा, लिक्विड्स में तो होता है कोहेसिव फोर्स जिसके कारण विस्कोसिटी होती है, और गैस में क्या होता है मिक्सिंग ऑफ गैसेस के कारण। क्या ये बात याद है, मैंने कहा था टेम्परेचर 0 होगा तो आगे आने वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो आगे वालों को हटाते जाएंगे, पर टेम्परेचर ज्यादा हो तो मिक्सिंग हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा एवरेज वेलोसिटी 0 वाले मॉलिक्यूल्स ही आके इंटरेक्ट करेंगे, और क्या होगा बेटा विस्कोसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। जो एयर से फोर्स आएगा बेटा वो क्या आएगा ज्यादा आएगा, लेकिन कब ज्यादा आएगा बेटा, जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना मिक्सिंग ज्यादा हो जाएगी। नहीं तो बेटा टेम्परेचर कम होने से क्या होगा बेटा, जब वो जाके टकराएगा, जैसे अगर मैं आगे जा रहा हूं मैं जाके टकराऊंगा मॉलिक्यूल से, तो मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे और आगे वाले मॉलिक्यूल्स को हटा देंगे। मेरे से टकराने के बाद जो वेलोसिटी आ जाएगी वो आगे को आ जाएगी। बेटा आप लोग कॉन्सेंट्रेट करिए सब लोग, है ना। जब मेरे से जो मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, टकराने के बाद आगे वाले मॉलिक्यूल्स अपने आप हटते चले जाएंगे अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है। क्या था ये बात, मैंने कहा विस्कोसिटी होगी नहीं, पर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो क्या होगा, इधर जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एवरेज वेलोसिटी 0 वो बीच में आ जाएंगे, मिक्सिंग हो जाएगी और वो बार बार आके मेरे को टकराएंगे, जिसके कारण बेटा क्या होगी विस्कोसिटी बढ़ेगी। तो बेटा टेम्परेचर जितना ज्यादा होता है विस्कस फोर्सेस उतने ज्यादा होते हैं गैसेस में, है ना, और टेम्परेचर ज्यादा होने पे विस्कस फोर्सेस कम होते हैं बेटा लिक्विड्स में। क्या ये बात बता चुका था मैं, हाँ। तो बेटा कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है बेटा लिक्विड और गैसेस में, बेटा सरफेस मतलब कोहेसिव फोर्स, और मिक्सिंग ऑफ गैसेस, मिक्सिंग गैसेस किससे रिलेटेड है, डिफ्यूजन से, है ना। फॉर विच टाइप ऑफ लिक्विड द वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर विल बी लो। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है, रो वी डी बाई ईटा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है बेटा बोले, रो वी डी बाई ईटा। तो ईटा ज्यादा होगा तो भी रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, डेंसिटी कम होगी तो भी रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो भी रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा, डी कम होगा तो भी रेनॉल्ड्स नंबर कम होगा। तो सारे ऑप्शंस यही वाले हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सारे ऑप्शंस यही वाले थे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला क्वेश्चन इसमें कह रहे हैं बेटा ये पेपर का शायद सबसे अच्छा क्वेश्चन है ना। हालांकि ऐसा नहीं कि मैंने ऐसी बातें सिखाई नहीं, बिल्कुल सिखाई, पर ये पेपर का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। फिर से बोल रहा हूँ बेटा ऐसे क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 53 जैसे जो क्वेश्चंस हैं, शायद अगर मैं नीट से पेपर को कंपेयर करूं तो टेढ़े क्वेश्चन इस टॉपिक के नहीं आते। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेढ़ा क्वेश्चन नहीं आता है, पर जो ऐसे टेढ़े क्वेश्चन है वो पेपर में बेटा 6-7 आते हैं। ऐसे टेढ़े क्वेश्चन, ऐसे बढ़िया क्वेश्चन, मतलब ये टेढ़ा नहीं कहूँगा, ये बढ़िया है। बस होता क्या है ना, अब यहाँ पर बच्चा गलती पता क्या करता है, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ना ही नहीं चाहता है। इनफैक्ट कई सारे नीचे वाले बच्चों ने मेरे साथ जब डिस्कस किया, जिनके नंबर हमेशा अच्छे आते हैं, है ना, मतलब वो लोग भी इस क्वेश्चन को गड़बड़ करके आए। रीज़न पता है क्या था, उन्होंने इस क्वेश्चन को रिलेट किया उस क्वेश्चन से जो मैंने क्लास में कराया, और ये वो क्वेश्चन नहीं था, ये चेंज किया हुआ क्वेश्चन है। अब बच्चे कंपेयर क्या कर रहे थे, कॉपी में जो क्वेश्चन है ना कहीं वही क्वेश्चन तो नहीं है, फोटो देखी, थोड़ा सा पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लगा ये तो वही क्वेश्चन है जो क्लास में कराया, बस यहीं पे चूक गए। ये वो क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में कराया, यहाँ पे पढ़ने वाला था ये क्वेश्चन। आप पहले पढ़िए क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है। बच्चों ने यही नहीं पढ़ा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट निकालना है। अब पढ़िए ध्यान से, कह रहे हैं फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, मास m, डिस्क ऑफ रेडियस r/3 is removed concentrically, is removed concentrically भी वर्ड गलत लिखा है, is removed, चलो वो दिखा दिया, r/3 रेडियस की कहां से निकाली। अब कह रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क, क्या कह रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बचे हुए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किसके अबाउट, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। ओ अरे तो टेढ़ा भी नहीं, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर।
सेंटर ऑफ मास नहीं है, पासिंग थ्रू इट्स सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओहो हो, मैं तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया शायद अबाउट सेंटर ऑफ मास है। अरे यार ये तो लल्लू है। देखो पहली बात, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले क्या था जब ये था mr²/2, अब ये निकल गया तो कुछ कम हो जाएगा, तो mr²/2 से कम आंसर आना चाहिए। क्या ये बात सिखा रहे? अरे ये तो कॉपी वाला ही क्वेश्चन है, सॉरी हो गई यार। वो मैंने ना क्वेश्चन पढ़ा नहीं, मैंने एक बच्चे को बोला था रीड कर दो, तो उस पापी ने मेरे को ना रीड जब करके बोला तो थ्रू इट सेंटर ऑफ मास, मेरे को लगा कि रिमेनिंग डिस्क के सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछे ना, रिमेनिंग डिस्क के सेंटर के अबाउट पूछे। सेंटर और सेंटर ऑफ मास में फर्क है, सेंटर तो यही हो गया, और सेंटर ऑफ मास जब यहाँ से ये हट गया तो ज़्यादा मास इस तरफ है, तो सेंटर ऑफ मास इस तरफ आ जाएगा। चलिए वो तो कोई खास बात नहीं है। तो mr²/2 से कम ऑप्शन आएगा, तो हाफ से कम आंसर होना चाहिए। हाफ से कम कोई ऑप्शन है ही नहीं, ध्यान से देखिए, हाफ से कम कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए क्वेश्चन बन गया बोनस। हालांकि एक टेस्ट सीरीज का आया हुआ ये क्वेश्चन था, तो मैंने डायरेक्टली उठा लिया था, फेमस टेस्ट सीरीज थी, तो मैंने आंसर चेक किया, नहीं मेरे को लगा सही होगा। चलिए कोई बात। तो यहाँ पे बेटा ये हाफ से कम आना चाहिए, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। अच्छा कितना कम आना चाहिए अगर ये बताऊं, अगर πr² एरिया का मास m है तो ये r/3 रेडियस है, इसका एरिया क्या हो जाएगा बेटा πr/3², तो इसका एरिया क्या हो जाएगा m/9। अरे हाँ ना बोलो, πr² का मास m है तो πr/3² का मास क्या है m/9, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है mr²/2, m/9 r/3 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस md², m इंटू 2r/3²। अरे हाँ ना बोलो, ये तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट हो गया। अब उसको सब्ट्रैक्ट कर देना, ये कितना बन जाएगा बेटा, मदद कर दें। 9 9 जा 81, 81 इंटू 2 162, खतरनाक कैलकुलेशन। 9 9 जा 81, सही बोल रहा हूँ ना, 162, और यहाँ क्या रहा है 4mr² बाय 9, बहुत ही वाहियात। और यहाँ 9 के साथ क्या है, 9 और 2 एक और है, तो 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 4 72, ये 73/162। अब यहाँ पे बेटा 81 से मल्टीप्लाई करिए, बराबर हो जाएगा 81 माइनस 73, कितना हो जाएगा 8 mr²/62। देखिए मैं सही बोल रहा हूँ। और यहाँ से 2 4 दा, और ये क्या आ जाएगा 241, 4/40, 4/41 mr², 4/41 क्या हो गया, क्या कह रहे हो? हाँ क्या कह रहे हो? अच्छा 81 आया था, 4/81, ओ आई एम सॉरी, 81 आया था। ओ ये 2 4, अच्छा 2 से डिवाइड करना, 2 8 2 1 आगे 4 mr²/81। तो ये किसी ऑप्शन में नहीं था, इसलिए ये तो बोनस हो गया। मजे आ गए आप लोगों के, मुफ्त के नंबर मिल गए 4। इन अ वायर ऑफ यंग्स मॉडुलस y longitudinal strain x is produced, then potential energy stored in its unit volume। पोटेंशियल जी क्या होती है, हाफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन स्क्वायर, और स्ट्रेन क्या रखा है x है, हाफ y(x²), तो 0.5 y(x²). जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन सही नहीं किया है उसने पेपर ही नहीं पढ़ा है। अगर आप पेपर मन से ही नहीं पढ़ेंगे, अगर आप घर पे पढ़ना दूर, अगर आप 3 घंटे पेपर के भी पेपर नहीं पढ़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। मैं आप में से बहुत बच्चों को ये एनालाइज कर पाया हूँ कि आप लोग पेपर भी ढंग से नहीं पढ़ते। आप पेपर तो पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 54 कितने लोग सही करके आए, ईमानदारी से हाथ उठाएंगे, हाथ ऊंचा उठाएं। हाँ भी प्रतीक, मेरे को नहीं मालूम करना है कि आपने सही किया नहीं कि, वैसे एक्चुअली में वो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आपने ऐसा क्वेश्चन भी गड़बड़ाया है या नहीं गड़बड़ाया। गमूर बेटा ऐसा क्वेश्चन तो सही करना चाहिए ना दोस्त, करना चाहिए ना गमूर ऐसा क्वेश्चन सही। कितने फॉर्मूले बताए थे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के? 3।
हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y। हाफ यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिग्मा स्क्वायर बाय 2y बता रखे थे बेटा। नेक्स्ट अगला 55 वाले में, अच्छा एक बात बताइए, फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड पढ़ा रखा है क्या मैंने आपको कि कितनी वॉल्यूम पानी के अंदर है? रो वी जी ये ऊपर को फोर्स आएगा और एम जी नीचे को आएगा, वी डी जी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी ये नीचे को आएगा, रो वी जी ये होता है बॉइंट फोर्स और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी मास इंटू जी ये होता है वेट। स्मॉल वी पानी के अंदर है, स्मॉल वी पानी के अंदर है कैपिटल वी में से, तो 1 में से कितना पानी के अंदर है? स्मॉल वी बाय कैपिटल वी। इसको बोलेंगे फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड, जिसकी वैल्यू क्या रही है? डी बाय रो। क्या इसमें जी का कोई रोल है? अगर जी के बदले अगर ये लिफ्ट में भी हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में भी हो, तो जी इफेक्टिव आ जाएगा, दोनों तरफ आएगा, कट जाएगा। तो भले लिफ्ट में डाल दो, भले मून पे ले जाओ, हर जगह जो बेटा फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड है वो तो सेम ही आएगा। ये तो मैं आपको बता चुका था क्लास में, ये क्वेश्चन भी क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट पे क्वेश्चन आया जो आपको सिखाया गया था क्लास में। अच्छा इतनी बात याद आ रही है, सिखाई गई थी बात कि जी इफेक्टिव के इंडिपेंडेंट होता है फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इमर्स्ड इन लिक्विड। नेक्स्ट अगला, अ टैंक इज फिल्ड अप टू अ हाइट h विद अ लिक्विड and is placed on a platform of height h from the ground to get maximum range। हमने एक होल किया और बताया क्या है बेटा, क्वेश्चन पूछा क्या है मेरे से? मैक्सिमम रेंज। मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? क्या मैक्सिमम रेंज वाला क्वेश्चन क्लास में कराया गया था? अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। आइए याद दिलाता हूं, मैंने जो कराया था और जो मैंने पूछा है उन दोनों में क्या फर्क है। मैंने कराया था ये कैपिटल एच है और स्मॉल एच पे छेद किया, तो यहां पे वेलोसिटी क्या आई थी? √2gh। क्या ये बात याद है? अब ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लगेगा? ये हो गया h माइनस एच, ये क्या हो जाएगा? √2 ऑफ h माइनस एच बाय जी। v इंटू टी से टाइम ऑफ फ्लाइट निकालिए 2√h माइनस एच। कोई तो हाँ ना बोलो यार, शिवानी पुत्र। अच्छा अब अगर मैक्सिमम रेंज बेटा कब आती थी? याद करिए, मैंने आपको समझाया था जब दोनों बराबर होंगे h/2, जब मिड पॉइंट पे होल करेंगे। अब इन्होंने क्या चेंज किया? इन्होंने कहा h हाइट का तो हमने ले लिया टेबल और h हाइट का ये ले लिया। अच्छा मैक्सिमम रेंज आती कितनी? जब h/2 पुट करते, ये भी h/2, h माइनस h/2, ये भी h/2। याद आ गई बात? तो 2 कट जाता था, h आ जाता था मैक्सिमम रेंज। तो यहां पे ये h है और ये h है। अरे भाई नीचे पानी है या नीचे टेबल है, इससे क्या फर्क पड़ता है आंसर पे? इससे को आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आप ये कहेंगे अब 2h हाइट तक पानी भरा हुआ है, कहां होल करेंगे? मिड पॉइंट पे, मतलब h पे। और मैक्सिमम रेंज कितनी आएगी? इसी जहां तक पानी होता है पानी के लेवल के बराबर, तो 2h होगी मैक्सिमम रेंज। अब पानी कहां तक भरा हुआ है? यहां पे h तक पानी होता है, यहां पे 2h तक पानी। मैक्सिमम रेंज क्या आती थी? h। मैक्सिमम रेंज क्या है? 2h। कब आती थी? जब होल करा जाए मिड पॉइंट पे, जब होल करा जाए मिड पॉइंट पे। 2h का मिड पॉइंट h। अब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके मैं आपको बताऊं, मैं अगली बार अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करके दे दूं ना, मैं अगर टेबल को छोटा कर दूं, ये h हाइट का टेबल ले लूं और 3h हाइट का पानी भर दूं, आप लोग तब भी ज्यादातर लोग नहीं करेंगे। रीजन पता है क्या होगा ना करने का? आप लोग क्वेश्चन ही नहीं पढ़ेंगे। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, अरे भाई पता नहीं क्या हो रहा है, तो 3h h टेबल है, टेबल के ऊपर कंटेनर है, आप लोग खाली इसमें फंस जाएंगे। क्वेश्चन क्या है? 4h हाइट तक पानी भरा है, मैक्सिमम रेंज क्या आएगी? 4h। कब आएगी? जब मिड पॉइंट पे होल करेंगे 2h पे। अब अगर आप क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। दोस्त मेरी बात समझने की कोशिश करिए। आप में से बहुत सारे लोगों की कमियां, बहुत सारे लोगों की कमी, आप में से करीब 40 से 50 बच्चों की यह कमी है कि आप पेपर में भी 3 घंटे पढ़ते नहीं हैं। आप पेपर में भी 3 घंटे ढंग से पढ़ते नहीं हैं। अगर आप पेपर के 3 घंटे भी ढंग से पढ़ लें तो भी नंबर कुछ अच्छे आ जाए। मेरी बात बहुत ध्यान से समझी।
हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीचे ऐसे बच्चे नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, हाँ डेफिनेटली उनमें मार्क्स ज़्यादातर बच्चे अच्छे लेके आ रहे हैं, लेकिन उनमें भी कई सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सारे क्वेश्चन मन से नहीं पढ़ते। आप में से अगर मैं बोलूं फिजिक्स के क्वेश्चन किसने 15 भी मन से पढ़े होंगे, ऐसे क्वेश्चन 50, ऐसे बच्चे 50% से ज्यादा नहीं होंगे। पर अगर आप इतने मन से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप कहां सोच रहे हैं कि भैया हम बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। बेटा कम से कम ये सोचिए ना कि मैं 3 घंटे तो अपना जी जान लगाऊं ना, ये 3 घंटे तो मेरे से कोई नहीं छीन सकता ना। अब ये 3 घंटे तो मेरे को फुल देना पड़ेगा ना अपना यार। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि भैया मैं पेपर के दिन में तो 3 घंटे फुल दिन दे दूंगा, बढ़िया करके फुल एफिशिएंसी से दे दूंगा, बेटा ये रोज की प्रैक्टिस है। ये पेपर जो है ये आपको बहुत कुछ सिखा सकता है ना, लेकिन अगर आप सीखना चाहेंगे तो, है ना। हम तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं हल्के हल्के, है ना। अगली बार पेपर में थोड़ा सा हम लोग चीज़ें और चेंज करेंगे आपके साथ, लेकिन वो सब चीज़ें हम तो कोशिश करें बिल्कुल, मतलब जितना मैक्सिमम लेवल पे परफेक्शन आ पाए। हम तो कहते हैं यार आप लोग OMR शीट भरने की भी प्रैक्टिस करिए, है ना, ग्रुप पे डाल दी जाएगी, आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, है ना, बाहर फोटोस्टैट वाले से किसी से 100-200 प्रिंट आउट निकलवा लीजिए जहाँ पे इतने पैसे खराब करते हैं। और हर संडे को, हर एक छुट्टी वाले दिन कम से कम 10 OMR भरिए। कुछ भी अपने आप किसी पेपर पे आंसर मार्क कर लीजिए और भरिए, फिर देखिए कितनी देर में भरा गया। ये आपको लग रहा है कि अगर ये प्रैक्टिस की चीज़ नहीं है, ये तो बेटा बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। OMR प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप बल्कि जो, जैसे सपोज करिए कि बायो का टेस्ट हो गया, 1 हफ्ते बाद उस टेस्ट को रिपीट करिए और OMR भर के रिपीट करिए। 180 क्वेश्चन का टेस्ट बनाइए, 180 क्वेश्चन भरिए। मान लीजिए कभी कभी जैसे आकाश भाई ने बोला कि 1 से 140 तक करना है और फिर यहां से यहां तक करना है, तो आप उन क्वेश्चन को 141, 142, 143 पहले से ही नंबरिंग डाल दीजिए और फिर भरिए। बुक में पेंसिल से लिख दीजिए 141, 142, 143 और बबलिंग की प्रैक्टिस करिए। आपको लग रहा होगा छोटी चीज है, नहीं, 4 2 3 1 2, 4 2 3 1 2, क्या मेरे को 5 आंसर तक याद रहेंगे? हाँ। अब मेरी प्रैक्टिस कितनी है, आपकी प्रैक्टिस कितनी है, वो अलग चीज है। मेरे को बबलिंग करने में आपसे कम समय लगेगा। मेरे को अगर बबलिंग करने में कम समय लग रहा है, इसका मतलब मेरी प्रैक्टिस आपसे कहीं ना कहीं ज्यादा, क्योंकि इसमें मेरी इंजीनियरिंग का तो कोई रोल नहीं है, इसमें मेरी एज का भी कोई रोल नहीं है, क्योंकि बबलिंग की प्रैक्टिस कितनी देर का काम है यार, है ना। पर मैं आपको सीरियसली कह रहा हूं, ये प्रैक्टिस डिमांड करता है। अगर आपको लग रहा है कि बबलिंग की प्रैक्टिस बेकार चीज, लेकिन बबलिंग की प्रैक्टिस ये तो तब मेरे को करनी है जब मेरे को पूरा पेपर पढ़ना आता है और मैं चाहता हूं कि जो मेरे 3-4 क्वेश्चन मेरी बबलिंग की स्पीड के कारण छूट जाएंगे, वो भी ना छूटे, 3-4 क्वेश्चन वो भी मैं कर डालूं। तब बबलिंग की स्पीड के कारण बच्चों के 6-7 क्वेश्चन छूटते हैं, 3-4 तो मैं बहुत मिनिमम लेवल पे कह रहा हूं। तो बेटा बस मैं आपको इतना कह रहा हूं कि बबलिंग की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन वो तो तब अच्छी हो ना बेटा, आप जो 3 घंटे का पेपर है वो 3 घंटे फुल एफिशिएंसी से दीजिए। अगली बार पेपर में आप लोगों को पहले ही मतलब एडमिट कार्ड आपके रिलीज हो जाएंगे, आपको एडमिट कार्ड प्रिंट कराने, वो अपने आप शॉप ढूंढनी है कहां से प्रिंट कराने, जैसा कि नीट का पैटर्न होता है, फोटो लेके आनी, आधार कार्ड लेके आना, सब कुछ आपके पास होना चाहिए। आपका मटेरियल, आपकी किट पहले से तैयार होनी चाहिए। पेपर के दिन क्या होता है, आप लोग पैनिक हो जाते हैं, आप लोग क्या होता है, पता लगता है कि वहां सेंटर पे पहुंच गए और एडमिट कार्ड ले जाना भूल गए। तो आपकी किट पहले से तैयार होनी चाहिए कि मेरे को रोज हर पेपर में अगली बार से जो नीट में सामान लेके जाना है वो आपको लेके आना। यहां पे चेक होगा और अगर नहीं है तो जाइए, है ना। लेकिन यहां पर तो ये होगा कि जाइए और लेके आइए। लेकिन मेन पेपर में बेटा हमारे ऐसे बच्चे भी हुए हैं बेटा, लास्ट टू लास्ट ईयर एक बच्चे को पेपर देने को नहीं मिला था। हम लोगों ने बड़ी एफर्ट मार के उसको कोविड स्टूडेंट्स के साथ पेपर दिलवा दिया था, जिसमें हम लोगों की टीचर्स की एफर्ट, मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि हमारे दिन रात की हमारी नींद खराब हुई थी। शायद मैं मतलब जो लोग लास्ट टू लास्ट ईयर, अगर बच्ची का नाम याद हो, तनुजा है ना, तो मतलब हमारी इतनी एफर्ट लगी थी और हर बार ये हो पाए ये तो जरूरी नहीं, वो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग करा पाए कंडक्ट, है ना। मतलब वो हम जो भी कहानी एक फ्रेम करी थी हम लोगों ने, मतलब उस कहानी के बेस पे हम करा पाए थे। ट्वीट किया, जितने भी एक्टर्स वगैरह थे सबको लूप में ले लिया था, चीफ मिनिस्टर को भी लूप में ले लिया था, तो फिर हो गया फाइनली।
तो बस बेटा आपको एक ही चीज़ कह रहे हैं यार, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट अगर मारे ना, अगर छोटी छोटी चीज़ें अपनी ना मतलब अभी से परफेक्ट करके चलिए ताकि कोई दिक्कत ना रहे। लेकिन आप लोग सबसे मुद्दे की बात है, पेपर के 3 घंटे तो हम 3 घंटे फुल एफिशिएंसी से पढ़ सकते हैं। पेपर के 3 घंटे तो हम ये पढ़े ना कि यार मेरे से क्वेश्चन पूछा गया है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो मैं अच्छे से पढ़ूँ यार। अगर पेपर के 3 घंटे भी मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ढंग से ना निकालूं फिर तो गलत बात है। ये सही है? चलिए तो बेटा 55 क्वेश्चन तो अच्छा हो गया था। 57 कह रहे हैं 4 न्यूटन पे जो लेंथ है वो a है जब टेंशन 4 न्यूटन है, और 5 न्यूटन पे जो लेंथ है बेटा वो b है। तो बेटा अब मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि 1 न्यूटन जब मैंने फोर्स बढ़ाया तो लेंथ में इंक्रीज कितने का है? 1 न्यूटन में b माइनस a का इंक्रीज आया। 1 न्यूटन में b माइनस a का इंक्रीज आया तो 4 न्यूटन में कितने का इंक्रीज आएगा? 4b माइनस a का। 1 न्यूटन में 1 न्यूटन बढ़ाया तो बेटा लेंथ a से b हो गई, तो b माइनस a बढ़ी तो 4 न्यूटन में इतनी बढ़ेगी, और 5 न्यूटन पे इतनी थी। तो 5 न्यूटन पे लेंथ क्या थी बेटा? b थी। तो 5 प्लस 4 न्यूटन पे क्या हो जाएगी? 5 न्यूटन पे b थी, 4 न्यूटन में इतने से बढ़ जाएगी 4b माइनस a, तो हो कितनी जाएगी? 5b माइनस 4a। 5 न्यूटन पे लेंथ जो थी वो b थी, 4 न्यूटन में इतने से बढ़ गई। ये मत सोचना 5 पे इतनी लेंथ है 4 पे इतनी लेंथ है तो 9 पे लेंथ हो जाएगी a प्लस b, ऐसा मत सोच लेना। ये एक स्प्रिंग टाइप का है, एक उसकी नेचुरल लेंथ है और एक उसमें इलोंगेशन है। 4 न्यूटन पे जो उसकी लेंथ है वो मान लो उस टाइम इलोंगेशन अगर x1 है तो l प्लस x1 की वैल्यू a। 5 न्यूटन पे जो इलोंगेशन है मान लो वो x2 है, ये 4 न्यूटन पे है। 5 न्यूटन पे लेंथ क्या हो जाएगी? l प्लस x2 हो जाएगी। l प्लस x2 की वैल्यू जो है वो b है। हाँ ना बोले यार? तो जो इलोंगेशन आया 1 न्यूटन के कारण वो दिस माइनस दिस x2 माइनस x1 का इलोंगेशन है। ये मत सोच लीजिएगा इन दोनों को जोड़ दूं क्योंकि l प्लस x1 प्लस l प्लस x2, हाँ इलोंगेशन 4 न्यूटन के कारण ये, 5 न्यूटन के कारण ये। तो अगर आप x1 प्लस x2 निकाल लेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं है, x1 प्लस x2 आंसर है, पर वो निकाल नहीं सकते ना, इन दोनों को जोड़ेंगे तो उसमें l 2 बार आ जाएगा जबकि l तो एक बार चाहिए ना। 9 न्यूटन पे एक तो नेचुरल लेंथ होगी और एक इलोंगेशन होगा। नेचुरल लेंथ तो l होगी और इलोंगेशन x1 प्लस x2 वो एक अलग चीज है, वो तो एक ही बार लेना होगा। नेचुरल लेंथ तो एक ही बार लेनी होगी और इलोंगेशन एक बार लेना होगा। तो बेटा बस मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं 1 न्यूटन इंक्रीज करने से लेंथ में b माइनस a का इंक्रीज आ रहा है, 4 न्यूटन इंक्रीज करने से लेंथ में इतने का इंक्रीज आ रहा है। 5 न्यूटन के लिए लेंथ इतनी थी, 4 न्यूटन में इतने का इंक्रीज आया, लेंथ कितनी हो जाएगी? 5b माइनस 4a। बोलो आया? 5 न्यूटन पे ये लेंथ थी, 4 न्यूटन और बढ़ाया तो लेंथ का इतने इंक्रीज आएगा 4b माइनस a का। अरे हाँ ना बोलो यार? इसके बाद तो बेटा जहां पे एरिया ज्यादा है वहां वेलोसिटी कम है, हॉरिजॉन्टल पाइप है। शायद मैंने आप लोगों को तो बेटा बहुत कायदे से स्टेटमेंट लिखवाई थी, नीचे वाली क्लास में तो हम ऐसी स्टेटमेंट्स लिखवाते भी नहीं, बोल देते बच्चों को खुद से लिख लें। आप लोगों को बेटा कायदे से स्टेटमेंट लिखवाई थी, अगर हॉरिजॉन्टल पाइप होगा तो जहां वेलोसिटी कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ही। हाँ ना बोले यार? सॉरी, ये तो वेलोसिटी का ग्राफ है, जहां एरिया कम होगा ये वेलोसिटी का ग्राफ ऐसा आया था। याद है मैंने कहा था ये जो नीचे वाला पाइप है वो वेलोसिटी का बता रहा है और ये ऊपर वाला प्रेशर का। जहां एरिया ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां एरिया कम हुआ प्रेशर कम हो गया, एरिया और कम हुआ प्रेशर और कम हो गया, एरिया बढ़ा प्रेशर बढ़ गया। तो ऊपर वाला जो है वो प्रेशर का ग्राफ है और नीचे वाला वेलोसिटी का ग्राफ है। हालांकि ये पाइप है, जो ऊपर वाली बाउंड्री है वो प्रेशर का ग्राफ दे रही है, नीचे वाली बाउंड्री वेलोसिटी का ग्राफ देती है। शायद मैं ये बात समझा चुका था आपको क्लास में। सेम क्वेश्चन आया है। अब अगला क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखिए, ये P वाला जो ग्राफ है सबसे ऊपर तक जा रहा है, तो बेटा P तो सबसे ज्यादा देर बाद टूट रहा है, P तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, P की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ P की ज्यादा है। और बेटा स्ट्रेस होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ये स्ट्रेन है, उसी स्ट्रेन पे स्ट्रेस ज्यादा आ रहा है P में, तो P का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, इसका y1 इसका y2 इसका y3,
तो y1 जो है बेटा वो सबसे ज्यादा है उसी स्ट्रेन पे। अगर स्ट्रेस ज्यादा है तो इसका मतलब y की वैल्यू ज्यादा है। और y क्या बताता है बेटा? इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये सब क्या बताते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल। सबसे ज्यादा इलास्टिक कौन है? जिसमें सबसे ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स आएगा, उसी स्ट्रेन पे रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम किस में आ रहा है बेटा? P में। नेक्स्ट, a block is submerged in a vessel with water by a spring attached to the bottom of the vessel. The equilibrium spring, in equilibrium spring is compressed. पहले स्प्रिंग दबा हुआ है, पहले ही स्प्रिंग दबा हुआ है। mg नीचे को लग रहा होगा और रो वी जी ऊपर को लग रहा होगा, तो नेट में नीचे को फोर्स क्या है? mg माइनस रो वी जी। mg माइनस, क्या मैं m माइनस रो वी जी लिख दूं? चलेगा क्या? अब मेरे से कह रहे हैं नाउ वेसल मूव्स डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन है। अगर वेसल a से नीचे जा रहा है, अगर ये लिफ्ट में है, जो कि लिफ्ट अगर a एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो g इफेक्टिव क्या हो जाएगा? g माइनस है, तो g के बदले क्या जाएगा? g माइनस है। जो पहले नीचे को फोर्स था उससे कम रह गया, फोर्स ज्यादा होगा तो स्प्रिंग में कंप्रेशन ज्यादा होगा, फोर्स कम हो गया तो स्प्रिंग में कंप्रेशन कम हो जाएगा। दैट इज लेंथ ऑफ स्प्रिंग विल इंक्रीज। जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। A cable that can support a load of 1000 Newton is cut into two parts. The maximum load that can be supported by either part, बेटा वो तो 1000 न्यूटन ही होगी। अगर लेंथ वायर की इतनी हो या लेंथ वायर की इतनी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लोड तो आप वही लटका सकते हो। बेटा लोड तो डिपेंड करता है रेडियस कितना है, जितनी मोटी हो, क्योंकि बेटा मोटे होने से क्या है, हर एक में कुछ बॉन्ड्स हैं। अगर आप ज्यादा मोटा ले लोगे तो बॉन्ड्स ज्यादा, हमको ये बॉन्ड्स को तोड़ना, ये सारे बॉन्ड्स काट दो, ये नीचे गिर जाएगी। आप समझ लो एक रस्सी है, उसमें क्या होता है, बहुत पतले पतले खूब सारे धागों से मिलके क्या बन जाती है? रस्सी। तो एक धागे की जो तोड़ने के लिए अगर मान लो 1 न्यूटन चाहिए तो कितने धागे हैं उस पर डिपेंडेंट होगा, लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। अगर आपको रस्सी को तोड़ना है तो आपको सारे धागे काटने होंगे। तो बेटा धागे कितने हैं वो इस पर डिपेंड करे कितनी मोटी रस्सी है, कितनी लेंथ कितनी है इस पर डिपेंडेंट नहीं होगा आंसर। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ मटेरियल डिपेंड्स ऑन, अब ब्रेकिंग स्ट्रेस किस पे डिपेंडेंट है? मटेरियल पे। लेंथ पे तो डिपेंड, स्ट्रेस है फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रेडियस पे डिपेंडेंट नहीं है। ए एरिया की वायर तोड़नी होगी तो फोर्स जो होगा वो अगर F चाहिए होगा, 2A एरिया की वायर को अगर तोड़ना होगा तो इसके लिए फोर्स क्या चाहिए होगा? इसके लिए F चाहिए तो इसके लिए 2F, पर फोर्स पर यूनिट एरिया दोनों के लिए बेटा F/A ही आएगा। तो रेडियस पे लेंथ पे डिपेंड नहीं होता है बेटा, क्रॉस सेक्शनल की शेप कैसी उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ये तो बेटा मटेरियल पे डिपेंडेंट होता है। ब्रेकिंग स्ट्रेस, अगर मान लो 2-3 वायर हैं, है ना, सबका रेडियस और लेंथ सेम है ना, और बेटा शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, तो बेटा जो जल्दी टूटेगी, कोई वायर जल्दी टूटेगी, कोई वायर देर में टूटेगी। जो आयरन की होगी वो देर में टूटेगी, एल्यूमिनियम वाली जल्दी टूट जाएगी। तो बेटा वो उस पर डिपेंड करेगा कि मटेरियल किस चीज का है। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन, अब वायर elongates by L mm when a load W is hanged from it. If the wire goes over a pulley and two weights W each are hung at the two ends, the elongation of the wire will be. अरे भाई, अगर आपने W वेट लटकाया तो जो टेंशन आएगी वो हर जगह W आएगी। क्या आएगी? अगर कोई पूछे सीलिंग कितने फोर्स से ऊपर खींच रही है, अरे भाई ये नीचे नहीं जा रहा है, अगर ये W से नीचे खींच रहा है तो वो W से ऊपर भी खींच रहा है, और टेंशन भी हर जगह क्या होगी? W होगी। लोगों को अगर ये कह दो ना, अगर इसी वायर को 2 आदमी खींचने लग जाए W फोर्स लगा के अपनी तरफ, तो टेंशन क्या देगी? मन में आ जाए 2W आ जाएगी। हट, यहां पर भी W से खींचा जा रहा है, आप बीच में से काट दो, ये वाला पार्ट इसको कितने फोर्स से खींचा होगा? मान लो T, और ये चल नहीं रहा तो T W के बराबर। हर जगह टेंशन क्या होगी? W। आप इसको पुली से पास कर दो और दोनों तरफ W वेट लटका दो, तो अगर W नीचे को वेट लग रहा है तो यहां पर कहीं पर भी टेंशन क्या आएगी? वो W ही आएगी। तो वही
वही टेंशन है हर जगह, भले वो पुली पे जा रही हो, भले उसको दोनों तरफ W से खींचा जा रहा हो, भले उसका एक एंड लटका के W वेट लटका दिया जाए, हर जगह टेंशन वही W आएगी, तो इलोंगेशन भी वही आएगा LMM, इलोंगेशन भी वही आएगा LMM। ढकने बेटा पानी की बोतल देना यार। अंशुमन बेटा मिटाना यार दोस्त, 2 लोग मिलकर जल्दी से मिटा दो। समझ में आ रहा है? मुश्किल है। पेपर देने का फायदा तब है, पेपर डिस्कशन का फायदा तब है जब तक आप ये प्रूव करते नहीं है कि पेपर स्कोरिंग था और मैं नहीं कर पाया, और मैं क्यों नहीं कर पाया, और ऐसे पेपर में मैं स्कोर कर सकता था, तब तक पेपर देने का, पेपर डिस्कशन करने का कोई फायदा नहीं। जब तक आपको ये नहीं पता होगा, मैं बार बार हर पेपर के बाद आपको ये बात बोलता हूं कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे नंबर आ सकते थे, तब तक नंबर आएंगे नहीं। जब आपको ये पता होगा ना मेरे नंबर आ सकते हैं, बेटा आप पेपर क्यों नहीं ढंग से पढ़ते? क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है। एक तो आलस है जो त्यागना ही पड़ेगा, छोटा छोटा डर है जिसको त्याग के मेरे को पेपर को पढ़ना पड़ेगा कॉन्फिडेंटली। दूसरा है मेरे को लगता ही ये होता है ना कि मेरे से हो ही नहीं पाएगा, तो फिर मैं मन से पढ़ता भी नहीं हूं। अपना पेपर ढंग से जब तक आप हाथ में पकड़ोगे नहीं, ये बताओगे नहीं खुद को कि भाई ये तो मैं कर सकता था, तब तक होगा कैसे? अरे भाई मेरे को कोई कह रहा है कि भाई ये पहाड़ पे चढ़ना है, पैदल चढ़ जा, मैंने 10 बार चढ़ रखा होगा, है ना, हर बार मेरे को डर लगा होगा, पर मैं 10 बार चढ़ चुका हूंगा, तो मेरे को ये पता होगा ना मैं चढ़ जाऊंगा। 11वीं बार चढ़ने मेरे को डर नहीं लगेगा ना, फिर मैं चढ़ जाऊंगा। आपने अगर 10 पेपर घर पे बैठ के निकाल डाले ना कि हाँ मैं कर सकता था, मेरे नंबर और आ सकते थे, मैंने मन से किया नहीं पेपर, तो 11वीं बार तो आएंगे। कब तक ऐसा होगा कि अपने मन में ये फॉल्स डर आता रहेगा, मेरे मन में एक फॉल्स फियर रहेगी, मैं नहीं कर पा रहा हूं, मैं कर सकता हूं, कम से कम मेरे को ये पता होना चाहिए। आपने 8 क्वेश्चन की, भले वो 8 ठीक हो, लेकिन क्या 8 क्वेश्चन सफिशिएंट है? नहीं। क्या आपने मन से किया था पेपर? ये भी मैं कह सकता हूं बिल्कुल नहीं। जब तक आप मन से पढ़ोगे ही नहीं पेपर, तो कैसे हो जाएगा पेपर? सबसे पहली चीज तो है ना मन से पढ़ना, लेकिन मन से कब पढ़ा जाएगा? जब मैं पहले आज घर जाऊं और देखूं कि यार क्वेश्चन तो यार हो सकते थे, 25 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैं कर सकता था, मैं कर सकती थी, तो अगली बार 100 नंबर तक पहुंच सकते हो। लेकिन जब तक आपने अपने मन को यह बताया नहीं ना कि मैं पहुंच सकता हूं, तब तक पहुंचोगे नहीं। तो बेटा कोशिश करें, पेपर को ढंग से देखें। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 63 वाले मैं कह रहा हूं, कोई अगर ऐसे WW फोर्स से खींच रहा है या लटका दिया W वेट लटका के, दोनों केस में इलोंगेशन सेम है। क्या ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? ये नहीं आई। ये WW तो यहां पर आपको लग रहा है 2W हो गया फोर्स। मेरे दोस्त अगर यहां W है, मैं कह रहा हूं यहां पर टेंशन कितनी है? टेंशन का मतलब होता है लेफ्ट पार्ट राइट को कितना जोर से खींच रहा होगा, राइट पार्ट को लेफ्ट पार्ट कितना जोर से खींच रहा होगा। मान लो T से खींच रहा है और ये है इक्विलिब्रियम, तो T तो W के बराबर है ना। क्या इस केस में W नहीं आएगी टेंशन हर जगह? ये भी समझ में आ गया। क्या इस केस में टेंशन W नहीं आएगी हर जगह? अगर आधी लेंथ इधर रह गई, आधी लेंथ इधर आ गई, क्या इस केस में हर जगह टेंशन W नहीं होगी? टेंशन सेम है, स्ट्रेस सेम है, तो स्ट्रेन भी सेम होगा। खींचने वाला लोड वही है, तो खिंचाव भी वही होगा। नेक्स्ट, एन इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज an increase in pressure required to decrease the 200 liter volume of a liquid by 0.004%. 0.00% का मतलब 100 में से 100 में इतने का डिक्रीज चाहिए, तो 1 में कितने का डिक्रीज आएगा? 4 × 10⁻⁵ ये 1 में डिक्रीज है। ये किस में डिक्रीज है?
1 में इतने का डिक्रीज आ रहा है, 100 में इतने का डिक्रीज है तो 1 में इतने का डिक्रीज है। और 1 में जो डिक्रीज आ रहा है वॉल्यूम में, उसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? डेल्टा पी इज बीटा डेल्टा वी बाय वी। क्या ये बात याद है? नॉर्मल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस इज बल्क मॉडुलस इनटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस है 2100 मेगा पास्कल 10 की पावर 6 मेगा 10 की पावर 6। डेल्टा वी बाय वी की वैल्यू 4 इंटू 10 की पावर -5। ये हटेगा, ये हटेगा, 10 बचेगा। 21 4 84 और 1000 है तो 84 किलो पास्कल। तो डेल्टा पी क्या आ गया? 84 किलो पास्कल। नेक्स्ट, पहले प्रेशर जब टैप बंद था तो 3.5 था, जब ओपन कर दिया तो प्रेशर 3 इंटू 10 की पावर 5 हो गया। प्रेशर एनर्जी कम हो रही है, प्रेशर एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी कम होगी तो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। पहले प्रेशर एनर्जी थी 3.5 इंटू 10 की पावर 5, बाद में प्रेशर एनर्जी ये हो गई है, तो अगर प्रेशर एनर्जी कम हो गई तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी। अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। ये 0.5 इंटू 10 की पावर 5 बन जाएगा, 0.5 कट जाएगा, ये 10 की पावर 3 कटेगा, v की वैल्यू 10 आ जाएगी। बहुत ही लल्लू कैलकुलेशंस के साथ क्वेश्चन। 66, ये कितना है? 10 है। और अगला है 12.5 का ऑयल है। इस ऑयल की डेंसिटी बतानी है। वाटर की डेंसिटी जो है वो कह रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बतानी है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू। अब बेटा क्योंकि ये दोनों जगह लेवल सेम है, दोनों जगह मरकरी, यहाँ पे प्रेशर P होगा तो P माइनस रो जी एच, P माइनस रो जी एच, इन दोनों जगह पे प्रेशर बराबर होगा तो PA प्लस रो 1 GH1 इक्वल टू PA प्लस रो 2 GH2। PA तो कट जाएगा, रो 1 GH1 इक्वल टू रो 2 GH2। रो 1 रो वाटर GH1, रो 2 रो ऑयल GH2 12.5, और यहाँ से रो ऑयल बाय रो वाटर, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है 10 बाई 12.5। ट्वेंटी फाइव 25 4 4 बाय 5, 8 बाय 10.8। नेक्स्ट, water flows in tube dividing it into two semicircular parts as shown. The rate of water outflow in tube is 0.1 meter cube per second. The area of two semicircular tube are A by 3 at P and 2A by 3 at Q. The velocity of liquid at point Q is ये A बाय 3 एरिया, ये 2A बाय 3 एरिया, और पानी आ रहा है 0.1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से। ये आ गया फ्लो रेट, और उसको कर दीजिए A बाय 3, और P वाले पे वेलोसिटी एट P बतानी है, गिवन है A बाय 3 इंटू 20। अरे भैया जो फ्लो रेट आ रहा होगा A1 V1 प्लस A2 V2, अरे हाँ ना तो बोलो यार, कुछ ऊपर से आ रहा है कुछ नीचे, AV होता है फ्लो रेट, टोटल जो आ रहा है वो ये रहा, और 2A बाय 3 इंटू वेलोसिटी एट Q वो आपको बतानी है।
ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। वो क्या गिवन है? 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 100 आ जाएगा और वो 10 की पावर -2 कट जाएगा। सही बात है। तो यहाँ पे बन जाएगा 10, 3 को भी इधर ले तो 30 हो जाएगा। 30 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2v3। देखना सही बोलूँ तो 30 माइनस 20 हो जाएगा 10, 10/2 5। यार ये मत सोचना कि अब यार ये मैं कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ। आप बड़ा सिंपल सा ये लिखो ना बेटा, जो यहाँ से फ्लो रेट है कुछ यहाँ से जाएगा A1 V1, कुछ यहाँ से जाएगा A2 V2। A1 A2 गिवन है, V1 गिवन है, V2 एक ही अननोन है, वो निकालना है यार। अगला क्वेश्चन फिर से इसी टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन है। कितनी लल्लू बात है, दोनों क्वेश्चन सेम टॉपिक के इकट्ठे आ रहे। A1 V1 इज इक्वल्स टू A2 V2 प्लस A3 V3। क्या ऐसी बातें सिखाई गई हैं क्लास में? अब तो कर ही पाएंगे इसको। A dancer is rotating on smooth horizontal floor with an angular momentum L. The dancer folds her hands and her moment of inertia decreases by 25%. New angular momentum। क्या ऐसा क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है? एक डांसर डांस कर रही है, उसने अपने हाथों को फोल्ड कर लिया। मैंने कराया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो गया। याद आ रही बातें? मैंने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ हो गया, ओमेगा डबल हो जाए। क्या ये बातें याद आ रही हैं? तो बेटा यहां तो बेटा और आसान है। यहां तो बेटा बस यही है, वो आपसे पूछ रहे हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जो एंगुलर मोमेंटम था L वही का वही रहेगा। अगला क्वेश्चन 125 ड्रॉप्स कंबाइन कर गई। अगर 125 छोटी ड्रॉप्स जिनका रेडियस r है वो कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप बन गई, तो बेटा वॉल्यूम 125 टाइम्स हो गई। और वॉल्यूम 125 करने के लिए रेडियस क्या चाहिए होगा? 5 टाइम्स चाहिए होगा, क्योंकि बेटा 4/3 पाई r क्यूब होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, तो इसका मतलब रेडियस 5 टाइम्स हो गया। और बेटा अगर रेडियस 5 टाइम्स हो गया तो टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो प्रोपोर्शनल टू r² होती है, वो 25v हो जाएगी। आंसर 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन था ये। हाँ समझ में आ गया भाई? जहूर हाँ दौड़ के जहूर बेटा पढ़ना चालू कर दिया या नहीं किया? जहूर पढ़ना चालू कर दिया नहीं किया? आइए 20 क्वेश्चन बाकी हैं आखिरी के। अब टॉपिक बदल गया है, SHM आ गए हैं, बीच में एक आध क्वेश्चन रोटेशन के भी हैं, लेकिन चलिए आइए बढ़ेंगे आगे इसी के साथ हम लोग। क्वेश्चन नंबर 71। अ पार्टिकल स्टार्ट्स SHM फ्रॉम द मीन पोजीशन, इट्स एम्पलीट्यूड इज a एंड टाइम पीरियड इज t। एट द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड, जब उसकी स्पीड हाफ है मैक्सिमम की, x होता था a sin ओमेगा t प्लस फाइ लेना है तो ले लीजिए, वेलोसिटी आ जाएगी a ओमेगा कॉस ओमेगा t। वेलोसिटी हाफ है मैक्सिमम की, कॉस की वैल्यू हाफ है तो साइन की वैल्यू √3/2 हो जाएगी, तो x हो जाएगा a√3/2। x क्या हो जाएगा? a√3/2। थर्ड ऑप्शन 71 का ऑप्शन 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। 72। तो बेटा अगर वेलोसिटी हाफ है मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी तो ये होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ है तो कॉस की वैल्यू हाफ है, तो साइन क्या हो जाएगा? √3/2। नेक्स्ट फेज क्या बताता है? फेज होता है बेटा ये a sin ओमेगा t प्लस फाइ में जो ओमेगा t प्लस फाइ होता है इसको फेज कहते हैं। क्या ये बात याद आ गई? ये पता होगा तो ही पोजीशन पता लगेगी, तो ही वेलोसिटी पता लगेगी, तो ही एक्सेलरेशन। पार्टिकल के बारे में सब कुछ पता लग जाता है। पार्टिकल कहां है, किधर को जा रहा है, कितनी तेज जा रहा है, कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है, सब कुछ बता देता है फेज।
तो फेज खाली डायरेक्शन या पोजीशन नहीं बताता, फेज डायरेक्शन पोजीशन सब कुछ बताता है। थर्ड ऑप्शन, ग्राफ ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, क्या ये बता चुका था मैं, एलिप्स होता है, Vx ग्राफ एलिप्स होता है, AV ग्राफ एलिप्स होता है, AX ग्राफ सर्कल होता है। Vx ग्राफ एलिप्स होता है, AX ग्राफ एलिप्स होता है, Vx ग्राफ एलिप्स होता है, AV ग्राफ एलिप्स होता है, AX ग्राफ सर्कल होता है। क्या ये बातें याद आ गई हैं? AX ग्राफ सर्कल होता है, AX ग्राफ स्ट्रेट लाइन, AX ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। कहाँ है दिमाग? X आता था A sin ओमेगा t, अगर मान लीजिए V आता था A ओमेगा cos ओमेगा t, और A आता था माइनस ओमेगा स्क्वायर A sin ओमेगा t, ये dv बाई dt से एक्सेलरेशन आता था। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 करिए तो v बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए का स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो a और v का रिलेशन क्या आएगा? एलिप्स। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यहां से मन करिए तो एक्स वी का रिलेशन क्या आएगा? एलिप्स। और ए वी का ए एक्स का रिलेशन क्या आएगा बेटा? स्ट्रेट लाइन को डिवाइड करिए तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ए एक्स होता है स्ट्रेट लाइन, एक्स वी होता है एलिप्स, ए वी होता है एलिप्स, एक्स वी होता है एलिप्स, ए वी होता है एलिप्स, और ए एक्स होता है प्यारे बच्चों स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? क्या ये बात समझ में आ गई? इसमें कोई दिक्कत की बात? अरे कोई तो हाँ ना बोल दो यार। और अगर मैं कॉस को लिखना चाहूं साइन की फॉर्म में तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका मतलब वी एक्स ग्राफ में फेज डिफरेंस कितने का? पाई बाई 2। अच्छा यहां पर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं? एक्सेलरेशन क्या है? ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, इसको मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई, या साइन ओमेगा 180 प्लस साइन ओमेगा टी, जो भी लिखना है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो एक्स वी में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ए वी में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ए एक्स में फेज डिफरेंस पाई। जब एक्स पॉजिटिव होता है तो फोर्स नेगेटिव होता है, जब एक्स नेगेटिव होता है तो फोर्स पॉजिटिव होता है। एक्स वी में रिलेशन फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ए वी में फेज डिफरेंस पाई बाय 2, ए एक्स में फेज डिफरेंस पाई। अरे हाँ ना बोलो यार, फिर से बताऊं या समझ में आ गया? आतिफ को समझ में नहीं? आतिफ बेटा आपका दिमाग आज नहीं लग रहा है क्लास में, ये बिल्कुल गलत बात है। आप पूरा मन लगाएं क्लास में बेटा, ऐसे नहीं चलेगा। आप खाली बैठिए नहीं, खाली x है a साइन ओमेगा टी, v है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। कॉस को लिख देंगे साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। बात मालूम है या नहीं मालूम है? और एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस को कैसे हटाएंगे? साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। याद रख लीजिए एक्स वी में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2, ए वी में फेज डिफरेंस होता है पाई बाय 2। v x से पाई बाय 2 आगे, a v से पाई बाय 2 आगे, तो a x से पाई आगे, दो बार पाई बाय 2 आगे हो गया। अरे बोलो आया यार? नहीं आया समझ में? हाँ ना बोलो यार, समझ में आ गया? मैं कह रहा हूं अगर समझ में ना भी आया, अगर पहले की ट्रिग्नोमेट्री भूल गए हैं और ये नहीं समझ में आ रहा कि कॉस को साइन 90 प्लस थीटा कह सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए? 74 कह रहे हैं 4 सेकेंड टाइम पीरियड है, टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू √3/2 टाइम्स ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एक्सट्रीम पोजीशन से √3/2 a तक आने का टाइम। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल है तो सर्कुलर मोशन वाला पार्टिकल यहां पे, और मीन a √3/2 तक अगर उसको आना है तो ये 30 डिग्री हो गया एंगल। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार। तो 30 डिग्री घूमने का टाइम, 30 डिग्री हो गया, पाई बाय 6 कह सकते हो। पाई बाय 6 घूमने का टाइम पूछा है। 2 पाई घूमने में t टाइम लगता है, पाई घूमने में t बाय 2, पाई बाय 6 में t बाय 12। क्या आंसर हो जाएगा? 4/12, 1/3 सेकेंड्स। कैसे क्वेश्चन कराए हुए हैं? हाँ हाँ, टाइम टू गो फ्रॉम xi टू xf का क्वेश्चन था ये। कह रहे हैं 8 सेकेंड्स टाइम पीरियड, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट इन द 5th सेकेंड एंड 6 सेकेंड्स एंड 6th सेकेंड। बेटा देखो मेरी बात सुने, टाइम पीरियड कितना है? 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में 2 पाई घूमता है। 8 सेकेंड्स में 1 सेकेंड में कितना घूमेगा? पाई बाय 4।
0 पे यहाँ पे था, 1 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएगा, 2 सेकंड पे यहाँ पे आ जाएगा, 3 सेकंड पे यहाँ पे π/4 घूम गया 1 सेकंड में, फिर π/4, फिर π/4, फिर ये 4 सेकंड्स हो गए। अब 5th सेकंड में कितना घूमेगा, यहाँ से यहाँ आएगा, और 6 सेकंड में यहाँ से यहाँ आएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया 5th सेकंड में, यहाँ से यहाँ आया तो a sin 45, a/√2 उसने ट्रेवल किया, a sin 45, और 6 सेकंड में a/√2 से a पे आ गया, तो ट्रेवल कितना की a माइनस a/√2, कितना ट्रेवल की a माइनस a/, तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड टू दैट इन दी 6th सेकंड क्या आ जाएगा, a/√2 अपॉन a माइनस a/√2, 1/√2 माइनस 1। अरे कह दो समझ में आ गया यार। हाँ बेटा बोलो। 1/√2 माइनस 1, अच्छा ये थोड़ा सा मिस्टेक आ रखा है, ये रूट ऑफ 2 माइनस 1 लिखा हो यहाँ पे, ये 1/√2, लेकिन समझ में आ जा रहा है कि यार यही सही है, वो 3 तो गलत ही है ना यार, समझ में आ जा रहा है। हाँ ये लेकिन गलती है पेपर में। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है बेटा, जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है, जब एक्सटर्नल तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। सेकंड्स पेंडुलम को आप लेबोरेटरी में ले गए, तो क्या वो स्पेस लेबोरेटरी में ले गए, आप एक सैटेलाइट में ले गए, तो उसमें जी इफेक्टिव क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, फ्री फॉल की कंडीशन है, टाइम पीरियड इनफाइनाइट आता है। मैंने आपको कहा था आप सिंपल पेंडुलम को लेके कूद जाइए, आप सिंपल पेंडुलम को लेके हवा में कूद जाइए, वो ऑसिलेट ही नहीं करेगा। अगर ऐसे पकड़ा है तो वो ऑसिलेट करेगा। जब आप हवा में, अगर आपने छलांग मार दी बिल्डिंग से, जब आपने छलांग मार दी बिल्डिंग से, अगर आपने छलांग मार दी बिल्डिंग से, तो दोनों जी से नीचे आ रहे हैं, वो ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। जब आप लेके खड़े हैं ग्राउंड पे, हेलो, जब आप लेके खड़े हैं तो वो ऑसिलेट करेगा। लेकिन आपने छलांग मार दी, आप उसको एक स्टंटमैन ने गाड़ी कुदा दी, यहां पे पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं करेगा। और बेटा बहुत ध्यान से देखिए, सैटेलाइट तो बेटा यही तो है सैटेलाइट, कि यहां पे एक बहुत बड़ी गाड़ी को कुदाई तो दिया मैं लेके गया ऊपर और मैं फेंक दिया। अब बेटा इस कंडीशन में क्या है बेटा, ये जो गाड़ी है इसमें जो पेंडुलम ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा, दोनों ही जी से जा रहे हैं। जो भी वहां पे जी होगा mg बराबर m, वहां जी कम होगा ना ऊपर, तो जी इफेक्टिव तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअली आंसर होना चाहिए इट विल नॉट ऑसिलेट। मैंने कहा था अगर या तो आंसर होगा इट विल नॉट ऑसिलेट, नहीं तो इनफाइनाइट टाइम, नहीं तो क्या लगेगा। कई बात बता चुका था मैं आपको, भले स्टंटमैन ने कुदा दी हो, भले कोई लेके कूद जाए, भले सैटेलाइट में हो, सैटेलाइट में भी वेटलेसनेस, यहां पर भी वेटलेसनेस, लिफ्ट की स्ट्रिंग काट दो तो भी क्या आएगा बेटा, इट विल नॉट ऑसिलेट या इनफाइनाइट, सब में आंसर एक है। नेक्स्ट, ऑसिलेशन की काइनेटिक एनर्जी ऑसिलेट करने की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑसिलेट करने की 2f क्या होती है, क्या बता चुका था ये बात। होल कर दिया, पानी गिर रहा है, दूसरी बार वही क्वेश्चन आया है, तो बेटा पहले क्या होगी बेटा, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बढ़ेगी, टाइम पीरियड होता है 2π/L/g, टाइम पीरियड क्या होता है, और L बेटा कहां से डिस्टेंस था बेटा, सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्टेंस। तो पहले सेंटर ऑफ मास नीचे जाएगा, जब सारा का सारा पानी गिर जाएगा तो सेंटर ऑफ मास वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, टाइम पीरियड वापस वही का वही हो जाएगा जहां से चालू हुआ था। दैट इज 79 का ऑप्शन 4। 80, एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ है 5 और दूसरे सिंपल पेंडुलम की लेंथ है 20। इसका टाइम पीरियड अगर t होगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, 2π/L/g, L को 4 टाइम्स कर दिया तो 2t हो जाएगा, लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो इसका अगर एक ऑसिलेशन होगा, कह रहे हैं अभी दोनों को इकट्ठे झूला दिया, दोबारा कब इकट्ठे स्टार्ट होंगे, तो 2t टाइम बाद वापस आएगा, और छोटा वाला जो है वो t टाइम बाद आ जाएगा, फिर 2t टाइम बाद तो लेकिन वो भी वापस आएगा। तो इसके कितने ऑसिलेशंस के बाद ये दोबारा सेम फेज में आ जाएंगे, टू ऑसिलेशंस के बाद। इसका एक ऑसिलेशन के बाद वहीं पे होगा और इसके 2 ऑसिलेशन के बाद क्या होगा, झूला वहीं पे होगा। दोनों इकट्ठे कब स्टार्ट होंगे, एक का टाइम पीरियड दूसरे के टाइम पीरियड से डबल है। छोटा वाला जल्दी जल्दी चल रहा है, बड़ा वाला हल्के हल्के चल रहा है। जब उसका एक ऑसिलेशन होगा 2t टाइम में, छोटे वाले के कितने हो जाएंगे, 2। तो कितने टाइम बाद सेम फेज में आएंगे, कितने टाइम बाद इकट्ठे चालू होंगे बेटा, उसके 2 ऑसिलेशन के बाद और उसके एक ऑसिलेशन के बाद।
समझ में आ गया दोस्त? अगर ऐसा होता एक का टाइम पीरियड 2t होता और दूसरे का 3t होता, तो ये 2t के बाद 4t के बाद 6t के बाद ये 3t के बाद 6t के बाद इकट्ठे आते। तो इसके 2 ऑसिलेशन लगते बड़े वाले के और छोटे वाले के 3 ऑसिलेशन लगते सेम फेज में आने के लिए, है ना। तो बेटा ये आपको बड़े आराम से आप देख सकते हैं, है ना। मैं शायद क्लास में करा चुका था ऐसी कोई एक आध बात, मेरे को जहां तक याद आ रही है ना। अच्छा, y इक्वल टू गिवन है 2.5t²। पहले सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड था बेटा वो था t1। अब मैं उसको एक लिफ्ट में ले गया जो कि ऊपर जा रही है, y इक्वल टू 2.5t² से 5/2t² कह देता हूं। इसको मैं ut प्लस हाफ at² से अगर कंपेयर करूंगा तो एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो पहले टाइम पीरियड था 2π√L/g, अब क्या हो जाएगा टाइम पीरियड 2π√L/g प्लस ए। स्क्वायर का रेशियो लेना है, t1² ये सब तो कट जाएगा L खाली g प्लस ए अपॉन g बचेगा और a है 15/10 3/2। कौन सा ऑप्शन? 4th ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं अ बॉडी इज ऑन रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस विच इज मूविंग हॉरिजॉन्टली इन SHM। अच्छा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जिसके लिए वो स्लिप ना करे। देखो बेटा मैं आपको बताता हूं, कोई चीज दो इस पे रख सकूं मैं, कोई ठीक ठाक भारी चीज। ये देखो बेटा ध्यान से, अभी मेरे को इसी टाइम पीरियड पे ऑसिलेट करना है। अगर छोटा ऑसिलेशन होगा तो साथ साथ ही रहेगा, पर अगर यही टाइम पीरियड हो, इतनी ही देर में ऑसिलेशन करना है, पर अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं तो ये फिसलने लग जाएगा। तो एक एम्पलीट्यूड तक नहीं फिसलेगा। पता है कब फिसलना चालू होगा? मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा SHM में? ω²a। क्या होता है बेटा? और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो कितना सकता है? μg मैक्सिमम फोर्स, μg मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो बस आप μg को ω²a कर देंगे, तब तक तो नहीं फिसलेगा बेटा। ये एक प्लेटफॉर्म है बेटा, अगर एक्सेलरेशन की कोई मैक्सिमम वैल्यू कहेगा वो क्या आती है? ω²a। और मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो क्या सकता है? μg। तो अगर ओमेगा वही, अगर आप a को बढ़ाते जा रहे हैं तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, एक टाइम आएगा वो μg हो जाएगा, उसके बाद मत बढ़ाइएगा, इसके बाद फिसल जाएगा। इसके बाद टाइम पीरियड क्या गिवन था क्वेश्चन में? फ्रीक्वेंसी है 2, तो ओमेगा होता है 2πf, तो 4π हो जाएगा। ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 पाई स्क्वायर को मैंने आपको बताया था 10a बराबर μg। म्यू कितना है? 0.5। g वापस 10 कर दीजिए, 10 को काट दीजिए, 1/32 1/32। अब सॉल्व कर लीजिए, है ना। नेक्स्ट सेंटीमीटर में निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 3 96 अप्रॉक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, ये तो पिछले क्वेश्चन में भी आया था, कितने एक्सेलरेशन से लेके भाग रहे हैं? a। तो बेटा अगर आप पेंडुलम लटका हुआ है गाड़ी में a एक्सेलरेशन से ले जा रहे हैं, तो बेटा यहां जो खड़ा व्यक्ति हुआ नॉन इनर्शियल फ्रेम में, वो कहेगा भैया एक सूडो फोर्स लग रहा है ma, और mg तो नीचे को था ही। तो tan थीटा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? tan थीटा आ जाएगा a/g, ma/mg। tan थीटा आ जाएगा a/g। नेक्स्ट, किस क्वेश्चन पे आ गया? 84th। बेटा एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है, वो घूम रही है ओमेगा से। तो mr²/2 इंटू ओमेगा, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, दूसरी रेस्ट पे थी उसके ऊपर रखी, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व था, एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखी है, तो बेटा फ्रिक्शन के कारण क्या होगा? दूसरी वाली डिस्क घूमने लग जाएगी और पहले वाली स्लो डाउन हो जाएगी। पहले वाली तेज घूम रही थी, उसके ऊपर दूसरी वाली डिस्क रखी, तो पहले वाली स्लो डाउन हो जाएगी और दूसरी वाली घूमने लग जाएगी। कोई तो हाँ ना बोल दो यार। तो बेटा मैं बस ये कहना चाह रहा हूं, mr²/2 प्लस 2mr/2 का स्क्वायर/2 इंटू ओमेगा डैश।
I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 ओमेगा डैश। देखो मैं कैसे करता हूं, मैं आपको अपना तरीका बता देता हूं, अगर आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो ये तो एक तरीका है ही, लिख लिख के तो कर ही सकते हैं। इसको अगर I कह दूं, मास डबल कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है, रेडियस हाफ करने से 1/4 तो 2/4। ये अगर I है तो ये I/2 है, तो मैं मन में ऐसे सोचता हूं I ओमेगा इज इक्वल्स टू I प्लस I/2 3I/2 इंटू ओमेगा डैश, तो ओमेगा डैश आता है 2/3 ओमेगा। अगर आपको आई वाई समझ में आए, नहीं तो आप ऐसे लिखिए और फिर काटा पीटी कर लीजिए। ये अगर I है तो ये कितना है, आप ध्यान से देखिए, मास को डबल किया है तो 2 टाइम्स हो गया, रेडियस को हाफ किया तो 2 स्क्वायर आ रहा है नीचे, तो नेट में एक हाफ आ रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है तो ये I/2 है। I ओमेगा बराबर I प्लस I/2 ओमेगा डैश, यहां से ओमेगा डैश आ जाएगा 2/3 ओमेगा। नेक्स्ट किस क्वेश्चन पे आ गए, 85। आप देखिए क्वेश्चंस कुछ खास मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस अगर ढंग से देखे जाएं तो क्वेश्चंस बन जाएंगे। पर बेटा मैं फिर से आपको वही चीज कह रहा हूं, अगर आप पेपर के डिस्कशन के बाद अगर अपने आप को ये प्रूव नहीं करते हैं कि पेपर आपके लिए स्कोरिंग था, तो कोई भी पेपर में आपका स्कोर बढ़ेगा। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि मेरे नंबर आ सकते थे, तो आगे वाले पेपर में भी आएंगे नहीं। पेपर रेलेवेंट पेपर है, पेपर डिसेंट पेपर है, आप स्कोर कर सकते थे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बहुत टफ नहीं है, हाँ कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 85, क्या ऐसा क्वेश्चन हमने किया नहीं, बिल्कुल किया है बेटा। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज L। एंगुलर मोमेंटम L है। अब काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी, तो काइनेटिक एनर्जी बेटा पहले हाफ I ओमेगा स्क्वायर थी, हमने क्या करी, काइनेटिक एनर्जी डबल कर दी। ठीक है भैया, ये 2K कर दिया, और कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी इज हाफ, ओमेगा को हाफ कर दिया। अब सोचो यहां पे 4 आ रहा है, लेकिन चाहिए 2 है मेरे को ऊपर, यहां पे 4 आ रहा है, तो I को 8 टाइम्स किया हो, ये दिया नहीं था क्वेश्चन, ये सोचना था। काइनेटिक एनर्जी डबल करिए ना, ओमेगा को हाफ किए, तो काइनेटिक एनर्जी डबल कैसे हो सकती है ओमेगा हाफ करने से, यहां पे 4 आ रहा है तो ऊपर 8 लगा दो, 8/4 2 है। अरे कोई तो हाँ ना बोलो यार, तो काइनेटिक एनर्जी डबल हुई। अब अगर एंगुलर मोमेंटम की बात करूं, पहले क्या था I ओमेगा, अब क्या हो गया 8I इंटू ओमेगा/2, क्या आ जाएगा बेटा 4I ओमेगा, दैट इज 4L। पहले L था तो अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4L हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक बॉय चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, कुछ भी कैसा भी बना रखा है, कह रहे पूरे टाइम पीरियड में एवरेज वेलोसिटी बताओ। पहले भी डिस्प्लेसमेंट 0 थी, फाइनली भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई। भैया पूरे टाइम पीरियड में, मेरी बात सुनो ध्यान से, फाइनली तो ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं 0 हो गई। अगर ऐसा होता, ग्राफ ऐसे बना के छोड़ देते, तो फाइनली डिस्प्लेसमेंट ये होती, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है एवरेज वेलोसिटी। लेकिन कह रहे हैं पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, फाइनली डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगर ये ग्राफ यहां भी छोड़ देते तो भी फाइनली कुछ डिस्प्लेसमेंट तो होती, भले नेगेटिव होती, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। अब तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है। अगला क्वेश्चन 87 इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एटी सेवन में कह रहे हैं प्यारे बच्चों, ये L पे यहां से हमने टांग दिया इसको, ये 12 है, ये L/2 पे एक और मास M रखा हुआ है, और इससे L पे हमने एक मास रखा हुआ है 3 किलोग्राम, और ये इक्विलिब्रियम में, और ये इक्विलिब्रियम में। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, मेरे को मालूम नहीं कि आज भी आप लोग कितने लोग मन से सुन रहे हैं पेपर का डिस्कशन। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं, शायद समझ में आ रहा है। अब देखिए, इसके अबाउट नेट टॉर्क 0 कर दिए, 12G इंटू L इधर को हो गया, mg इंटू L/2 इधर को हो गया, 3G इंटू 3L/2, GL को काट दीजिए,
12 और ये क्या बेटा बचा 9/2, 12 माइनस 4.5 का 7.5 दैट इज 15/2 इज इक्वल्स टू m/2, m आ गया 15। नेक्स्ट कह रहे हैं 60 डिग्री पे रेंज आ रही है, 90 मीटर तो 30 पे गई बेटा, थीटा पे और 90 माइनस थीटा पे रेंज बराबर होती है। रेंज एट थीटा इक्वल टू रेंज एट 90 माइनस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे रेंज क्या होती है बराबर होती है, रेंज होती है u² sin 2 थीटा बाई g। और अगर आप 90 माइनस थीटा पे रेंज निकालते हैं तो सेम आती है, तो यहां आंसर हो जाएगा बेटा 90 मीटर, दैट इज ऑप्शन 2। अगला लोड वर्सेस एक्सटेंशन का ग्राफ है, ये लोड है और ये एक्सटेंशन है। उसी एक्सटेंशन के लिए ज्यादा लोड रख रहा है ए पे और बी पे कम लोड लग रहा है, तो ए की इलास्टिसिटी ज्यादा है, ए का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन वाला ही ग्राफ है, ध्यान से देख लीजिए। तो बेटा मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर उसी स्ट्रेन पे स्ट्रेस ज्यादा तो यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, YA YB से बड़ा होगा। आखिरी क्वेश्चन पेपर का है 90 क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड along a horizontal frictionless surface by a rope of mass small m, है ना, if a force P is applied at the free end of the rope, ये हमने फोर्स P लगाया, तो कह रहे हैं बताओ ये वाली रोप इस ब्लॉक को कितने फोर्स से खींचेगी, F से। तो F बताइए भैया, ये रोप, ये ब्लॉक रोप को F से पीछे खींचेगा और रोप ब्लॉक को F से आगे खींचेगी, तो P माइनस F प्लस F, ये टोटल फोर्स हो गया P बराबर M प्लस M इंटू A, यहां से A आ गया। और अगर खाली ब्लॉक को देखें तो ब्लॉक को ये आगे खींच रहा है F फोर्स से, तो F क्या हो जाएगा कैपिटल M इंटू A, और A की वैल्यू क्या P बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M पुट कर देंगे, तो कैपिटल M ऊपर आना चाहिए, स्मॉल m प्लस कैपिटल M नीचे, तो ऑप्शन 4 वाला करेक्ट है। चलिए आज के लिए इतने ही।